नमस्कार। दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान का शुभारंभ किया। कहा, इससे 21वीं सदी के लिए मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी और उन्नत बुनियादी ढांचा उपलब्ध होगा। प्रधानमंत्री गति शक्ति से सतत विकास होगा और रोजगार के अवसर पैदा होंगे। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने कहा, भारत बहुत तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था वाला देश होगा। अगले वित्त वर्ष में 8.5% विकास दर का अनुमान व्यक्त किया। देश 100 करोड़ कोविड रोधी टीके लगाने की ओर तेजी से अग्रसर। अब तक 96 करोड़ 30 लाख से अधिक टीके लगाए गए। देश में घरेलू उड़ानें 18 अक्टूबर से पूरी क्षमता के साथ शुरू होंगी। आज महाअष्टमी देश भर में धार्मिक श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाई जा रही है। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर लोगों को शुभकामनाएं दी। अमेरिका, मैक्सिको और कनाडा के लिए अपनी सीमाएं फिर खोलेगा। और आईपीएल क्रिकेट में आज शारजाह में दूसरे क्वालीफायर में कोलकाता नाइट राइडर्स का सामना दिल्ली कैपिटल्स से। दोपहर समाचार में नीलम मलकानिया के साथ मैं कनकलता। भारत कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 100 करोड़ टीके लगाने का लक्ष्य हासिल करने के निकट है। इस महत्वपूर्ण कार्य में योगदान करने वाले चिकित्सकों, नर्सों और अन्य स्वास्थ्यकर्मियों का आकाशवाणी अभिनंदन करता है। इसके साथ ही हम आपको सचेत करना भी चाहते हैं कि कोविड अभी समाप्त नहीं हुआ है। आप सभी से हमारी अपील है कि यथाशीघ्र दोनों टीके लगवाएं और अन्य लोगों को भी टीके लगवाने के लिए प्रेरित करें। त्योहारों के समय कृपया इन 3 आसान उपायों का पालन अवश्य करें। मास्क पहनें, 2 गज की दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित कोई भी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-2397-8046 और 1075 पर संपर्क करें। देश के 75वें स्वतंत्रता दिवस समारोह के उपलक्ष्य में आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत सरकार अनेक गतिविधियों का आयोजन कर रही है। इस अवसर को जन उत्सव के रूप में मनाते हुए आकाशवाणी समाचार ने स्वतंत्रता संग्राम और उसके गौरवशाली इतिहास पर विशेष क्विज कार्यक्रम शुरू किया है। प्रत्येक सोमवार और मंगलवार को समाचार प्रभात में प्रसारित होने वाला ये क्विज 15 अगस्त 2022 तक जारी रहेगा। भारतीय डाक विभाग अमृत महोत्सव क्विज में आकाशवाणी के साथ सहयोगी के रूप में शामिल है। कल के अमृत महोत्सव क्विज का प्रश्न था, भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? इस प्रश्न का सही उत्तर है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। 29 अगस्त 1947 को भारतीय संविधान का प्रारूप तैयार करने के लिए संविधान सभा ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन किया। आकाशवाणी को दुनिया भर से बड़ी संख्या में अपने श्रोताओं से इस प्रश्न का उत्तर मिला है। भाग्यशाली विजेता हैं रोहिणी दिल्ली की डॉक्टर कीर्ति सुधा मिश्रा। मैं डॉक्टर कीर्ति सुधा मिश्रा रोहिणी दिल्ली की निवासी हूँ और चाचा नेहरू बाल चिकित्सालय में एसोसिएट प्रोफेसर हूँ। अमृत महोत्सव क्विज की विजेता बनकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। मैं आकाशवाणी समाचार की नियमित श्रोता हूँ क्योंकि इसमें ज्ञानवर्धक जानकारियाँ बहुत मिलती हैं। मैं पूरी दिल्ली की ओर से देश की स्वतंत्रता के 75 वर्षों का पर्व अमृत महोत्सव की शुभकामनाएं देती हूँ। जय हिंद। श्रोताओं के लिए अमृत महोत्सव क्विज का अगला प्रश्न सोमवार 18 अक्टूबर को प्रसारित किया जाएगा। आइए आकाशवाणी के अमृत महोत्सव क्विज के साथ आजादी के 75वें स्वाधीनता उत्सव में शामिल हों। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली के प्रगति मैदान में प्रधानमंत्री गति शक्ति राष्ट्रीय मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी मास्टर प्लान का शुभारंभ किया और भारतीय व्यापार संवर्धन संगठन में नए प्रदर्शनी परिसर का उद्घाटन किया। उन्होंने नए प्रदर्शनी परिसर मॉडल को भी देखा। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि यह समग्र शासन का विस्तार है।
उन्होंने कहा कि मास्टर प्लान से 21वीं सदी के भारत को मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी और उन्नत बुनियादी ढांचा उपलब्ध होगा। पीएम गति शक्ति अब ये सुनिश्चित करेगी कि 21वीं सदी का भारत इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में कोऑर्डिनेशन में कमी की वजह से ना पैसे का नुकसान उठाए और ना ही समय गंवाए। पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान के तहत रोड से लेकर रेलवे तक, एविएशन से लेकर के एग्रीकल्चर तक विभिन्न मंत्रालयों को, विभागों को इससे जोड़ा जा रहा है। हर बड़े प्रोजेक्ट को, हर डिपार्टमेंट को सही जानकारी, सटीक जानकारी समय पर मिले, इसके लिए टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म भी तैयार किया गया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि मास्टर प्लान सरकारी प्रक्रियाओं को सरल बनाएगा, हितधारकों को साथ लाने तथा परिवहन के साधनों को एक साथ जोड़ने में मदद करेगा। उन्होंने कहा कि प्रगति के लिए इच्छा शक्ति, कार्य, धन उपलब्ध कराना, योजना और प्राथमिकताएं आज का मंत्र है। गति शक्ति के इस महाअभियान के केंद्र में है भारत के लोग, भारत की इंडस्ट्री, भारत का व्यापार जगत, भारत के मैन्युफैक्चरर्स, भारत के किसान, भारत का गांव। ये भारत की वर्तमान और आने वाली पीढ़ियों को 21वीं सदी के भारत के निर्माण के लिए नई ऊर्जा देगा, उनके रास्ते के अवरोध समाप्त करेगा। श्री मोदी ने कहा कि बुनियादी ढांचे का विषय अधिकांश राजनीतिक दलों की प्राथमिकता नहीं रही और न ही उनके घोषणा पत्र में दिखाई दी। उन्होंने कहा कि कुछ राजनीतिक दल देश के लिए जरूरी बुनियादी ढांचे के निर्माण की आलोचना करने में गर्व महसूस करते हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि बेहतर बुनियादी ढांचे के निर्माण से सतत विकास होता है और आर्थिक गतिविधियों तथा बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर पैदा होते हैं। देश के विकास के लिए यह महत्वपूर्ण है कि ढांचागत विकास से जुड़े सभी विभाग एक साथ आएं और एक दूसरे की शक्ति का इस्तेमाल करें। इस दृष्टिकोण ने पिछले कुछ वर्षों में देश को अभूतपूर्व गति प्रदान की है। प्रगति भी तभी मानी जाएगी जब उसमें गति हो, गति के लिए एक अधीरता हो, गति के लिए एक सामूहिक प्रयास हो। आज का मंत्र है विल फॉर प्रोग्रेस, वर्क फॉर प्रोग्रेस, वेल्थ फॉर प्रोग्रेस, प्लान फॉर प्रोग्रेस, प्रेफरेंस फॉर प्रोग्रेस। हमने न सिर्फ परियोजनाओं को तय समय सीमा में पूरा करने का वर्क कल्चर विकसित किया, बल्कि आज समय से पहले प्रोजेक्ट पूरे करने का प्रयास हो रहा है। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने इस अवसर पर कहा कि भारत तेजी से प्रगति के पथ पर है और प्रधानमंत्री गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान श्री मोदी की दूरदृष्टि का प्रतीक है। आज पूरा विश्व भारत को एक ट्रस्टेड और रिलायबल पार्टनर के रूप में देखता है। मैं समझता हूं आज का इस कार्यक्रम से एक बड़ा संदेश देश में और विश्व में जाएगा, कैसे भारत तेज गति से प्रगति की ओर बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान आगे के लिए भारत को एक नई दिशा और भारत की दशा सुधारने का एक बहुत अहम कड़ी बनेगी। श्री गोयल ने कहा कि एनडीए सरकार देश के लोगों के लिए जीएसटी, आधार, रूपे कार्ड, वन नेशन वन राशन कार्ड सहित कई योजनाएं लेकर आई। श्री गोयल ने कहा कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत 80 करोड़ लोगों को 15 महीनों के लिए मुफ्त राशन मिला है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने अनुमान व्यक्त किया है कि भारत विश्व में सर्वाधिक तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बना रहेगा। वर्ष 2021 में भारत की विकास दर 9.5% रहने का अनुमान है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के नवीनतम अनुमान के अनुसार अर्थव्यवस्था में वैश्विक सुधार जारी है, लेकिन इसकी गति कमजोर पड़ने से अनिश्चितता बढ़ गई है। कोष ने अपनी ताजा रिपोर्ट में अनुमान व्यक्त किया है कि वर्ष 2022 में 8.5% की आर्थिक विकास दर के साथ भारत सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था रहेगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं
दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत अब तक देश भर में 96 करोड़ 43 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि कल 50 लाख 63 हजार से अधिक टीके लगाए गए। मंत्रालय ने बताया कि देश भर में 15,823 नए रोगियों का पता चला। वर्तमान में 2,07,653 लोगों का इलाज चल रहा है। कल 22,844 रोगी स्वस्थ हुए। इसे मिलाकर अब तक कुल 3 करोड़ 33 लाख 42,901 रोगी स्वस्थ हो चुके हैं। स्वस्थ होने की दर 98.06% हो गई है। देश में अब तक 58 करोड़ 63 लाख से अधिक नमूनों की कोविड जांच की जा चुकी है। पिछले 24 घंटों के दौरान 13,25,000 से अधिक नमूनों की जांच की गई। महाराष्ट्र में कल एक दिन में 7,78,000 से अधिक लोगों को कोविड रोधी टीका लगाया गया। इसे मिलाकर राज्य में अब तक 8 करोड़ 93 लाख 34,000 कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। नीति आयोग में स्वास्थ्य मामलों के सदस्य डॉक्टर वीके पॉल ने आशा व्यक्त की है कि 100 करोड़ टीके लगाने की उपलब्धि शीघ्र हासिल कर ली जाएगी। देश में कोविड-19 वैक्सीनेशन प्रोग्राम एक नई सीमा तक पहुंच रहा है। बहुत जल्द ही 100 करोड़ डोज हमारे देशवासियों को लग जाएंगी अगले कुछ ही दिनों में। एक बहुत ही बड़ी उपलब्धि है देश के लिए और इससे देश में कोविड-19 महामारी के अगेंस्ट सबके लिए एक बहुत सुदृढ़ ढाल बन रही है। इस काम को पूरा करने के लिए सबने मेहनत करी। देश में अब वैक्सीन की कोई कमी नहीं है। हमारे लगभग 1 लाख से भी ज्यादा सेंटर वैक्सीन लगाने में रोज काम कर रहे हैं। आप वैक्सीन लगाइए अगर आपने कोई भी डोज नहीं ली। जिसने पहली डोज ले ली है, दूसरी डोज का टाइम आ गया तो प्लीज आप देर मत करो। पूरा कोर्स करना वैक्सीन का बहुत जरूरी है। इस वर्ष की सिविल सेवा परीक्षा में प्रथम स्थान हासिल करने वाले शुभम कुमार ने लोगों से कोविड टीकाकरण के लिए आगे आने की अपील की है। बिहार में कटिहार जिले के निवासी श्री कुमार ने कहा कि केवल टीकाकरण ही कोविड महामारी को हराएगा। मेरा नाम शुभम कुमार है और मैं ऑल इंडिया टॉपर यूपीएससी 2020। मैं आप सबसे आग्रह करूंगा कि आप कोरोना का जल्दी से जल्दी टीका लगवाएं और अगर आप पहला डोज ले चुके हैं तो सेकंड डोज लें, क्योंकि अभी तक कोरोना गया नहीं है। आप सारे कोरोना के जो प्रोटोकॉल्स होते हैं उसको फॉलो करें, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करिए। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि केंद्र ने अब तक राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 97 करोड़ 79 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके निःशुल्क उपलब्ध करवाए हैं। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पास 8 करोड़ 43 लाख से अधिक टीके अब भी उपलब्ध हैं। नागर विमानन मंत्रालय ने 18 अक्टूबर से नियमित घरेलू उड़ानों का संचालन पूरी क्षमता से फिर शुरू करने का निर्णय लिया है। ये फैसला हवाई यात्रा के लिए सामान्य घरेलू ऑपरेटरों और यात्रियों की मांग की वर्तमान स्थिति की समीक्षा के बाद लिया गया। मंत्रालय ने कहा है कि विमानन कंपनियों और हवाई अड्डे के ऑपरेटरों को ये सुनिश्चित करना होगा कि यात्रा के दौरान कोविड से बचाव के नियमों का सख्ती से पालन किया जाए। अमेरिका ने कहा है कि वो नवंबर से मैक्सिको और कनाडा के साथ अपनी सीमाओं को कोविड का टीका लगाए हुए यात्रियों के लिए फिर से खोल देगा। अमेरिका ने कोविड महामारी के कारण मार्च 2020 में इन देशों से आने वाले यात्रियों पर प्रतिबंध लगा दिया था। राष्ट्रपति जो बाइडेन के प्रशासन ने हाल ही में कहा था कि कोविड का टीका लगाए हुए हवाई यात्रियों पर से प्रतिबंध इस वर्ष नवंबर से हटा लिया जाएगा। कोविड संबंधी राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर उपलब्ध हैं। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा, इससे 21वीं सदी के लिए मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी और उन्नत बुनियादी ढांचा उपलब्ध होगा। प्रधानमंत्री गतिशक्ति से सतत विकास होगा और रोजगार के अवसर पैदा होंगे। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने कहा, भारत बहुत तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था वाला देश होगा। अगले वित्त वर्ष में 8.5% विकास दर का अनुमान व्यक्त किया। देश 100 करोड़ कोविड रोधी टीके लगाने की ओर तेजी से अग्रसर। अब तक 96 करोड़ 43 लाख से अधिक टीके लगाए गए। देश में घरेलू उड़ानें 18 अक्टूबर से पूरी क्षमता के साथ शुरू होंगी।
आज महाअष्टमी देश भर में धार्मिक श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाई जा रही है। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर लोगों को शुभकामनाएं दी। अमेरिका, मैक्सिको और कनाडा के लिए अपनी सीमाएं फिर खोलेगा और आईपीएल क्रिकेट में आज शारजाह में दूसरे क्वालीफायर में कोलकाता नाइट राइडर्स का सामना दिल्ली कैपिटल्स से। आईपीएल क्रिकेट के दूसरे क्वालीफायर मुकाबले में आज कोलकाता नाइट राइडर्स का सामना दिल्ली कैपिटल्स से होगा। ये मैच शारजाह में भारतीय समय के अनुसार शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। दिल्ली कैपिटल्स की टीम प्रतियोगिता की अंक तालिका में शीर्ष में थी, लेकिन पहले क्वालीफायर मुकाबले में चेन्नई सुपर किंग्स ने उसे हरा दिया था। आज के मैच की विजेता टीम फाइनल में चेन्नई सुपर किंग्स के साथ खेलेगी। फाइनल मुकाबला शुक्रवार को दुबई में होगा। चेन्नई की टीम 9वीं बार आईपीएल के फाइनल में पहुंची है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत आकाशवाणी समाचार स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े ऐतिहासिक स्थलों पर आधारित 75 कड़ियों का कार्यक्रम निशान प्रसारित कर रहा है। परिक्रमा कार्यक्रम में आज शाम 4:45 पर इसे प्रसारित किया जाएगा। स्वाधीनता संग्राम के वे निशान जो साक्षी हैं हमारे सेनानियों के संघर्ष और बलिदान के। आकाशवाणी समाचार ला रहा है विशेष श्रृंखला निशान। हर बुधवार को शाम 4:45 पर कार्यक्रम परिक्रमा में FM गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत आइए अब सुनते हैं आकाशवाणी की विशेष प्रस्तुति आजादी का सफर। आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी का सफर आकाशवाणी के संग। भारत का शानदार स्वाधीनता संघर्ष आधुनिक विश्व के महानतम संघर्षों में से एक है। आकाशवाणी आपके लिए रोजाना ला रही है इस शानदार संघर्ष की झलक। आज स्वाधीनता सेनानी और प्रसिद्ध वकील भूला भाई देसाई की जयंती है। वो आजाद हिंद फौज के 3 सैनिकों के बचाव के लिए याद किए जाते हैं, जिन पर दूसरे विश्व युद्ध के दौरान राजद्रोह का आरोप लगाया गया था। भूला भाई देसाई का जन्म 13 अक्टूबर 1877 को हुआ था। उन्होंने अपना राजनीतिक जीवन एनी बेसेंट की ऑल इंडिया होम रूल लीग के साथ शुरू किया। वे प्रारंभ में भारतीय मामलों में ब्रिटिश प्रभाव के समर्थक थे, लेकिन उन्होंने केवल यूरोपीय लोगों वाले साइमन कमीशन का विरोध किया। 1928 में सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में बारदोली सत्याग्रह के बाद ब्रिटिश सरकार की पूछताछ में उन्होंने गुजरात के किसानों का प्रतिनिधित्व किया। इस संघर्ष में उन्हें महत्वपूर्ण सफलता मिली। देसाई 1930 में औपचारिक रूप से इंडियन नेशनल कांग्रेस में शामिल हुए। उन्होंने स्वदेशी सभा बनाई और 80 कपड़ा मिलों को इसमें शामिल होने के लिए मनाया। इसका उद्देश्य भारतीय कंपनियों द्वारा विदेशी सामान का बहिष्कार करना था। अंग्रेजों ने स्वदेशी सभा को अवैध घोषित कर दिया और भूला भाई की गतिविधियों के कारण 1932 में उन्हें गिरफ्तार कर लिया। जब कांग्रेस कार्यकारिणी का पुनर्गठन हुआ तो सरदार वल्लभ भाई पटेल के कहने पर भूला भाई को कार्यकारिणी में शामिल किया गया। नवंबर 1934 में भूला भाई को गुजरात से केंद्रीय विधानसभा के लिए चुना गया। भूला भाई ने मनमाने ढंग से दूसरे विश्व युद्ध में भारत और भारतीय सैनिकों को शामिल करने का विरोध किया और 19 नवंबर 1940 को
सदन को संबोधन में कहा कि जब तक युद्ध भारतीय न हो तब तक भारत का समर्थन प्राप्त करना असंभव है। उन्होंने महात्मा गांधी के सत्याग्रह आंदोलन में हिस्सा लिया और 10 दिसंबर को उन्हें भारत रक्षा अधिनियम के अंतर्गत गिरफ्तार कर यरवदा केंद्रीय कारागार भेज दिया गया। सितंबर 1941 में देसाई को खराब स्वास्थ्य के आधार पर जेल से रिहा कर दिया गया और खराब तबीयत के कारण ही वे भारत छोड़ो आंदोलन में भी भाग नहीं ले सके। वे कुछ ऐसे राष्ट्रीय नेताओं में थे जिन्हें 1942 के आंदोलन के दौरान अंग्रेज गिरफ्तार नहीं कर सके। उस दौरान देसाई ने स्वतंत्र भारत सरकार में हिंदुओं और मुसलमानों की संयुक्त पसंद के लिए लियाकत अली खान के साथ बातचीत शुरू की, लेकिन ये बातचीत असफल रही। 1945 में जब आजाद हिंद फौज के 3 अधिकारी शाहनवाज खान, प्रेम कुमार सहगल और गुरबख्श सिंह ढिल्लों को पकड़ा गया और राजद्रोह का मुकदमा चलाया गया, तो इंडियन नेशनल कांग्रेस ने 17 वकीलों की रक्षा समिति बनाई। भूला भाई तीनों अधिकारियों के बचाव में लगी उस समिति का नेतृत्व कर रहे थे। खराब स्वास्थ्य की परवाह न करते हुए देसाई ने आजाद हिंद फौज के अधिकारियों के बचाव में जोरदार तर्क रखे, लेकिन ब्रिटिश जजों ने तीनों को दोषी माना और आजीवन कारावास की सजा सुनाई। बाद में भारत सरकार ने उन्हें रिहा किया। बिगड़ते स्वास्थ्य के बावजूद भूला भाई जीवन भर स्वाधीनता संघर्ष और राष्ट्रवादी आदर्शों के लिए प्रतिबद्ध रहे। मातृभूमि के लिए प्रेम और अदम्य भावना के लिए भूला भाई देसाई को शत शत नमन। आज बस इतना ही। आजादी का सफर आकाशवाणी के संग। कल फिर मिलेंगे नई कड़ी के साथ। आकाशवाणी समाचार सुनते रहें और आजादी के अमृत महोत्सव में हमारे साथ शामिल रहें। आजादी के 75 वर्षों का पर्व अमृत महोत्सव के पावन अवसर पर आकाशवाणी समाचार लेकर आया है अमृत महोत्सव क्विज। आप भी इस क्विज का हिस्सा बन सकते हैं। हमारे समाचार बुलेटिनों में पूछे गए स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े प्रश्नों का जवाब देकर। आपसे ये सवाल प्रत्येक सोमवार और मंगलवार को सुबह 8 बजे प्रसारित होने वाले बुलेटिन समाचार प्रभात में पूछे जाएंगे। श्रोता ईमेल अमृत महोत्सव क्विज @prasarbharati.gov.in पर अपने जवाब भेज सकते हैं। आप अपने जवाब व्हाट्सएप नंबर 8826546262 पर भी भेज सकते हैं। विजेता का चुनाव सही जवाबों में से लकी ड्रॉ के माध्यम से होगा और इसकी घोषणा अगले दिन इसी बुलेटिन में की जाएगी। विजेता को प्रमाण पत्र के साथ एक उपहार भी दिया जाएगा। साथ ही विजेता का नाम हमारे ट्विटर हैंडल पर भी फ्लैश होगा। तो आइए मनाएं आजादी के 75 वर्षों का पर्व अमृत महोत्सव आकाशवाणी समाचार के साथ। अब प्रस्तुत है संस्कृति संदेश। ये समर्पित है दादा मुनि के नाम से प्रसिद्ध अभिनेता अशोक कुमार को। आज 13 अक्टूबर है और जयंती है फिल्म इंडस्ट्री के दादा मुनि अशोक कुमार की। नाचे मन मोरा मगन टिकता धिगी धिगी। दादा मुनि के नाम से मशहूर कुमुद कुमार गांगुली यानी अशोक कुमार का जन्म 13 अक्टूबर 1911 को भागलपुर के एक मध्यम वर्गीय बंगाली परिवार में हुआ था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा मध्य प्रदेश के खंडवा में हुई। बाद में इलाहाबाद विश्वविद्यालय से इन्होंने स्नातक की परीक्षा उत्तीर्ण की। अपने सपने पूरे करने के लिए 1934 में वे बम्बई आ गए। 1937 में अशोक कुमार को बॉम्बे टाकीज के बैनर तले प्रदर्शित फिल्म अछूत कन्या में काम करने का मौका मिला। इसके बाद इन्होंने कंगन, बंधन और झूला फिल्मों में अभिनेत्री लीला चिटनिस के साथ काम किया। अशोक कुमार को 1943 में बॉम्बे टॉकीज की फिल्म किस्मत में काम करने का मौका मिला। फिल्म सुपरहिट रही। आज हिमालय की चोटी से फिर हमने ललकारा है, दूर हटो दूर हटो दूर हटो है दुनिया वालों, हिंदुस्तान हमारा है।
अशोक कुमार ने 1963 में प्रदर्शित फिल्म बंदिनी में बिमल रॉय के साथ काम किया। हिंदी फिल्मों के इतिहास में ये फिल्म आज भी क्लासिक फिल्मों में शुमार की जाती है। अभिनय में आई एक रूपता को दूर करने के लिए अशोक कुमार ने कई नए प्रयोग किए। इनमें 1968 में प्रदर्शित फिल्म आशीर्वाद का नाम उल्लेखनीय है। फिल्म में बेमिसाल अभिनय के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 1984 में दूरदर्शन के पहले सॉप ऑपेरा हम लोग में दादा मुनि ने सूत्रधार का काम किया। 1966 में फिल्म अफसाना के लिए उन्हें सहायक अभिनेता का फिल्म फेयर पुरस्कार मिला। यही नहीं बल्कि 1988 में दादा मुनि को हिंदी सिनेमा के सर्वोच्च सम्मान दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 1999 में भारत सरकार ने उन्हें पद्म भूषण से अलंकृत किया। लगभग 6 दशक तक अपने बेमिसाल अभिनय से दर्शकों के दिलों पर राज करने वाले अशोक कुमार का 10 दिसंबर 2001 को निधन हो गया। लेकिन दादा मुनि के चाहने वाले उन्हें आज भी प्यार से याद करते हैं। जाने वाले हो सके तो लौट के आना। अब एक नजर आज के मौसम पर। सबसे पहले देश के 4 महानगरों के मौसम का हाल। राजधानी दिल्ली में मौसम साफ रहेगा, जबकि मुंबई और कोलकाता में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। वहीं चेन्नई में गरज के साथ हल्की वर्षा होने की संभावना है। उत्तर भारत में जम्मू में आमतौर पर आसमान साफ रहेगा। श्रीनगर, मुजफ्फराबाद, लेह और गिलगित में आमतौर पर बादल छाए रहेंगे। देश के पूर्वोत्तर क्षेत्र गुवाहाटी, इम्फाल, कोहिमा और ईटानगर में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे, जबकि गंगटोक में आसमान साफ रहेगा। शाम या रात में बादल छाए रह सकते हैं। वहीं शिलांग, आइजोल और अगरतला में आमतौर पर बादल छाए रहेंगे। देश भर में आज महाअष्टमी का पर्व श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। देवी दुर्गा के दर्शन के लिए मंदिरों में लंबी कतारें लगी हैं। इस दौरान महिलाएं, बच्चे और पुरुष अलग अलग कतारों में नजर आए। श्रद्धालुओं में देवी मां की आराधना का भारी उत्साह दिख रहा है। जगह जगह बाल कन्याओं का पूजन हो रहा है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुर्गा पूजा के पावन अवसर पर शुभकामनाएं दी हैं। राष्ट्रपति ने कहा कि देवी दुर्गा शक्ति का प्रतीक हैं। वे नारी शक्ति का दैवी स्वरूप भी हैं। राष्ट्रपति ने कहा कि दुर्गा पूजा बुराई पर अच्छाई की जीत का उत्सव है। अपने संदेश में श्री नायडू ने कहा कि ये त्योहार भारतीय संस्कृति में महिलाओं को दिए गए सम्मान का प्रतीक है। प्रधानमंत्री ने एक ट्वीट कर आशा व्यक्त की कि देवी दुर्गा की कृपा से समाज में सुख समृद्धि की भावना और बढ़ेगी। नमो देवी महादेवी शिवायै सततं नमः नमः प्रकृत्यै भद्रायै नियताः प्रणताः रोद्रायै नमो। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान का शुभारंभ किया। कहा, इससे 21वीं सदी के लिए मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी और उन्नत बुनियादी ढांचा उपलब्ध होगा। प्रधानमंत्री गति शक्ति से सतत विकास होगा और रोजगार के अवसर पैदा होंगे। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने कहा, भारत बहुत तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था वाला देश होगा। देश में घरेलू उड़ानें 18 अक्टूबर से पूरी क्षमता के साथ शुरू होंगी और आज देश भर में महाअष्टमी का पर्व धार्मिक श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।